हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गांधी इरविन समझौता अब पढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता जो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता 5 मार्च। और इसी में से जो मैं पोस्ट डालती हूँ ना, जो मैं पढ़ाती हूँ, उसी में से क्वेश्चन बना के डालती हूँ। उसमें से भी 2-4 बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, जिसमें भी आधे से ज़्यादा बच्चों का गलत होता है। तो ध्यान से सुना करो और ध्यान से, जबकि मैं तो इन्हीं बुक में से देख के ही पढ़ाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोलने में गलती करती हूँ। तो आपके पास सामने वही बुक शब्द लिखे हुए होते हैं जो आप देख भी सकते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। गांधी और इरविन के बीच लंबी बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। और समझौते की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार हो गई थी, और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई थी। और सभी राजनीतिक बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा के आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया गया। और गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अनुमोदन कर दिया गया। जो गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन कब करा गया? कराची वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसमें अनुमोदन किया गया था। देश भर में युवाओं द्वारा इस समझौते के लिए आलोचना की गई, क्योंकि समझौते में देश को इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भगत सिंह, उनके साथी राजगुरु सुखदेव की रिहाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। अब देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 चला। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 चला। इसमें कांग्रेस ने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस के सिर्फ एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ने ही हिस्सा लिया था। और गांधी जी कौन से जहाज से गए थे? एसएस राजपुताना नामक जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे। और अम्बेडकर साहब किससे गए थे? एसएस कांटे रोसो नामक जहाज से सवार होकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। और मैंने एक पोस्ट में एक क्वेश्चन ये भी डाला था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो अम्बेडकर आएगा इसमें, ना तो महात्मा गांधी आएगा, ना जवाहरलाल नेहरू। इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र नेता कौन थे? अम्बेडकर। दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह सरकार देशद्रोही फकीर गांधी जी को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, सैमुअल होर भारत सचिव तथा वेलिंगटन भारत के वायसराय बन चुके थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा, और दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे कि गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन को 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया। फ्रैंक मॉरिस नामक ब्रिटिश नागरिक ने गांधी जी के बारे में इसी समय कहा कि अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। अब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कब से कब तक? 1932 से 1934 तक। 1 जनवरी 1932 को कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। और आंदोलन शुरू होने के बाद चोटी के नेता गांधी, नेहरू, खान, अब्दुल गफ्फार खान आदि को गिरफ्तार कर सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। और जिस समय आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, उसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड अपनी प्रसिद्ध सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर आंदोलन की दिशा ही बदल दी। अब देखते हैं सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता 1932 में। सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता 1932 में हुआ था। प्रधानमंत्री ने रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय में एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन की पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी किया गया, बल्कि इसे दलित वर्गों के लिए भी लागू कर दिया गया। दलित वर्गों को पृथक चुनाव क्षेत्र की सुविधा प्रदान करने के पीछे अंग्रेजों की गहरी चाल थी, जिन्हें वे हिंदुओं से अलग करना चाहते थे। दलित वर्ग की पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने
के विरोध में महात्मा गांधी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया था। और मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालचारी आदि के प्रयत्नों से गांधी जी के उपवास के 5 दिन बाद 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित नेता अम्बेडकर में पुनः समझौता हुआ था। पुनः समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। इस समझौते पर डॉक्टर अम्बेडकर वंचित वर्ग से और मदन मोहन मालवीय स्वर्ण हिंदुओं की ओर से हस्ताक्षर किए थे। ठक्कर बापा ने समझौते का प्रारूप तैयार किया था। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई। दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी। अब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन कब हुआ? पूना समझौते के बाद गांधी जी की रुचि अस्पृश्य विरोधी आंदोलन के प्रति अधिक हो गई थी। इसी समय उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी और 8 मई 1933 को गांधी जी अछूतों के प्रति हिंदुओं के दुर्व्यवहार पर पश्चाताप तथा हरिजन सेवा में लगे कार्यकर्ताओं के प्रति देश से अस्पृश्यता को जड़ सहित समाप्त करने के उद्देश्य जेल में शुद्धि के लिए 21 दिन उपवास की शुरुआत की। 1 अगस्त 1933 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को इसके निराशाजनक स्वरूप के कारण शीघ्र ही समाप्त घोषित कर दिया गया। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? 1 अगस्त 1933 को, लेकिन यह निराशाजनक रहा और 1933 को विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राजनीतिक नेता के रूप में असफल घोषित कर दिया और अक्टूबर 1934 को गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर अपने को सक्रिय राजनीति से अलग कर हरिजनोत्थान से जोड़ लिया। और 15 जनवरी 1934 को गांधी जी ने बिहार में आए भूकंप पर कहा कि यह स्वर्ण हिंदुओं के पापों का दैवीय दंड है। जो बिहार में आए थे ना भूकंप, उस पर गांधी जी ने क्या कहा था? यह स्वर्ण हिंदुओं के पापों का दैवीय दंड है। 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद को छोड़ते हुए प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक स्वराज्य नहीं मिल जाता आश्रम वापस नहीं लौटूंगा। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया। इस अध्यक्षता में भी रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा ने की कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी किसने करी थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने करी थी। इस प्रकार तीनों गोलमेज सम्मेलनों की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की तथा इस समय वायसराय वेलिंगटन था और डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। यह पोस्ट मैंने यहाँ से डाली थी। द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन। सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध में सहयोग की नीति का विरोध करते हुए कहा कि ब्रिटेन पर आया संकट भारत को आज़ादी दिलाने का दुर्लभ अवसर है। गांधी जी और नेहरू की दृष्टिकोण था कि भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए क्योंकि यह अहिंसा का रास्ता नहीं है। अगस्त प्रस्ताव 1940। मार्च 1940 को कांग्रेस ने अपने रामगढ़ बिहार में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग करे। और कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया और प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार करते हुए वैकल्पिक प्रस्ताव पेश किया जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार: डोमिनियन स्टेट का दर्जा, युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन। यह प्रस्ताव पहली बार दिया गया था और वायसराय की कार्यकारिणी में अतिशीघ्र भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि और एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन। अब देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। अगस्त प्रस्तावों को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करने का निर्णय लिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को ही सर्वप्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को मनोनीत किया। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। अपने को ये ध्यान में रखना है कि ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1940 को। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे, दूसरे बने जवाहरलाल नेहरू और तीसरे बने ब्रह्मदत्त।
क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री इवार तथा चीनी राष्ट्रपति चियांग काय शेक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि वह भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए बातचीत करे। रंगून, बर्मा के पतन के 3 दिन बाद विंस्टन चर्चिल ने घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजेंगे। स्टैफर्ड क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तृतीय चेक कहा तथा किसी और ने, संभवतः जवाहरलाल नेहरू ने इस क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा था, ऐसे बैंक के नाम जो कि टूट रहा है जोड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे और उनकी योजना के क्रियान्वयन का परिणाम देश के अनगिनत विभाजनों की संभावना के दरवाजे खोल देगा। मुस्लिम लीग ने इन प्रस्ताव की आलोचना इसलिए की क्योंकि इसमें सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग नहीं मानी गई। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्रिप्स आंदोलन की असफलता और जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे तथा युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण बढ़ती हुई कीमतों और वस्तुओं के अभाव ने भारतीय जनमानस को असंतोष से भर दिया। महात्मा गांधी तो इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों के आक्रमण का दावत सिद्ध होगी। अतः उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि भारत को ईश्वर के हाथों में या आधुनिक शब्दावली में अराजकता की स्थिति में छोड़कर चले जाएं। जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव के कांग्रेस कार्यकारी समिति द्वारा पास किए जाने से पूर्व गांधी जी ने कांग्रेस के अंदर भारत छोड़ो प्रस्ताव के विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा, यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश की बालू से ही मैं कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई और अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में मैदान में अखिल भारतीय कमेटी की वार्षिक बैठक हुई और अध्यक्षता किसने करी थी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। और बैठक में वृद्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि दी गई। वृद्धा प्रस्ताव में इसको पुष्टि कर दी गई और 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पारित हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई माना जाता है। बम्बई कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव के थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया गया। इस सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा दिए गए भाषणों का कुछ अंश इस प्रकार है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। गांधी जी ने क्या कहा कि संपूर्ण आज़ादी से हम किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होंगे और सरकार नमक, टैक्स, शराबखोरी आदि को ख़त्म करने का प्रस्ताव दे, लेकिन मेरे शब्द होंगे आज़ादी से हमें कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, डू एंड डाई। इस मंत्र का आशय है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या कोशिश में अपनी जान दे देंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसार ये किस तरह से हुआ, इसमें क्या क्या बातें हुई। तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।